हे गाइस, माय नेम इज अनुज कुमार शर्मा एंड वेलकम टू अपनी कक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स ओवरलोडिंग पढ़ा था हमने। आज हम बात करने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स के बारे में। तो कंस्ट्रक्टर्स का नाम सुन के ही लग रहा होगा कि कुछ कंस्ट्रक्ट करने के काम में आ रहा है। तो जब हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं उस टाइम पे हमारे कंस्ट्रक्टर्स यूज हो रहे होते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स का यूज क्या है? तो जब आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो उसके अंदर जितने भी फील्ड्स होते हैं, क्लास के अंदर जितने भी आपकी स्टेट होती हैं, वो आपकी बाय डिफॉल्ट अगर इंट लॉन्ग ये सब है तो जीरो होगा, अगर बूलियन है तो फॉल्स होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है क्लास के अंदर पहले से ही तो वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, स्ट्रिंग होगा तो नल होगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट जब भी आप एक नया नया ऑब्जेक्ट बनाते हो क्लास का, तो उसके जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं वो सबके सब बाय डिफॉल्ट वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कई बार कि जब हम क्लासेस के जो ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं वो इनिशियलाइज कर सकें हम। ठीक है, उनको कुछ प्रॉपर्टीज देके इनिशियलाइज कर सकते हैं। सपोज हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डॉग बना रहे थे, हम एक हस्की डॉग बनाया था। ठीक है, तो डॉग हस्की इक्वल्स टू न्यू डॉग लिखा था हमने। फिर बाद में हम उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज सेट करना चाहते थे उस हस्की के अंदर। तो उस प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हम अब उस ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे कि हस्की डॉट दिस इक्वल्स टू दिस, हस्की डॉट दिस इक्वल्स टू दिस। तो वो हमें बाद में करना पड़ रहा था, है ना। हम चाहें तो ये काम हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हैं और हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनिशियलाइज होते टाइम ही वो क्रिएट होते टाइम ही इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर्स का यूज यही होता है यार, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं होती। कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है? जब भी आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, नया नया ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर जो स्टेट वेरिएबल्स है उनको इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं हम। तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले यार इसको देखते हैं। यहाँ लिखा है एक कंस्ट्रक्टर इज सिमिलर टू अ मेथड। तो अब यहाँ पर थोड़ी सिंटैक्स की बात हो रही है कि कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड्स की जैसे दिखता है, आपके जो नॉर्मल मेथड्स हमने पढ़े थे। ठीक है, बस इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि इसके अंदर एक रिटर्न टाइप नहीं होता। ठीक है, रिटर्न टाइप नहीं होता, पहला ये होता है। और दूसरा इसका ये होता है कि इसका जो नाम होता है, इस कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है, बेसिकली इस फंक्शन का जो नाम है, उस फंक्शन का नाम आपके क्लास के नाम के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दो चीजें समझ में आती है कि कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मेथड जैसा बनाना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर आपको रिटर्न टाइप नहीं देना। ठीक है, तो कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा ये, और ना आपको इसके अंदर रिटर्न टाइप देना है। तीसरा पॉइंट, इसका जो नाम होगा वो आपकी क्लास के नाम के इक्वल होगा। तो यहां लिखा है दैट इज इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंशिएटेड। तो जब भी आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, नया नया ऑब्जेक्ट आपने बनाया, तो आपका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो बाय डिफॉल्ट कॉल होगा ही होगा। ठीक है, अपने आप एक कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो जैसे ही आपने एक क्रिएट किया ऑब्जेक्ट, वहां पे एक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब उस कंस्ट्रक्टर के साथ आपको करना क्या है, वो आपकी इंप्लीमेंटेशन है। आपका कंस्ट्रक्टर हमेशा कॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक ये टेस्ट क्लास है। ठीक है, तो टेस्ट क्लास है तो इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो ये होगा टेस्ट, उसके बाद पैरेंथेसिस, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंस्ट्रक्टर की बॉडी। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो थोड़ा मेथड्स के जैसा है, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेंथेसिस आ रहे हैं, ये मेथड्स के जैसा है। सेकंड, इसके अंदर कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा मैंने। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हो वॉइड इंट, ऐसा कुछ रिटर्न टाइप नहीं है इसका। और थर्ड पॉइंट, इसका जो नाम है वो आपके क्लास के नाम के इक्वल है, इसका भी नाम टेस्ट है, इसका भी नाम टेस्ट है। ठीक है, तो ये तीनों क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए अगर आपको कंस्ट्रक्टर बनाना है तो एक बार देख लेते हैं यार कि कंस्ट्रक्टर्स होते कैसे। तो ये लास्ट हमारा एग्जांपल था जो हमने पढ़ा था मेथड्स के अंदर। आप ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये डॉग क्लास बनाई है। ठीक है, ये डॉग क्लास है, इसके अंदर कुछ स्टेट वेरिएबल्स है, कुछ स्ट्रिंग है, एक ब्रीड है, एक नेम है। ये सब के सब हम बाद में हम इनको इनिशियलाइज करते हैं। देख रहे हो, हमने हस्की बनाया, पहले एक हस्की बनाया, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। हमने यहाँ पे एक हस्की बनाया, उसके बाद हम हस्की की ब्रीड सेट कर रहे हैं और उसका नेम सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके वेरिएबल्स को सेट करने से अच्छा हम इनको जब बना ही रहे हैं उसी टाइम इनके वेरिएबल्स को सेट कर दो। ठीक है, जब एक नया डॉग बना रहे हैं तो उसकी स्टेट्स हमें पहले ही पता होते हैं कि अच्छा ये डॉग बन रहा है, इसकी स्टेट्स हमें पता है पहले से, तो इसको हम ये स्टेट बना के ही इसको क्रिएट करते हैं, इसको इंस्टेंशिएट ही इसके साथ करते हैं। उस टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं पता होता बिफोर हैंड कि ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होने वाली है, इसका स्टेट क्या क्या होगा। तो उस केस में हम बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं उनके साथ हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, उसके बाद हम उनको सेट कर सकते हैं। लेकिन जब हमें पहले ही पता है कि इस क्लास का जो ऑब्जेक्ट बन रहा है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी इनिशियली, उस केस में हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे यूज होते हैं कंस्ट्रक्टर्स के यार, जो अभी मैं बताऊंगा तो समझ में नहीं आएंगे, उनको बाद में देखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर से काफ़ी सारी चीज़ें आप लिमिट कर सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें आप इंप्रूव कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, हम अपना एक क्लास बनाते हैं जिसका हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ऊप्स के अंदर आया मैं अपने पुराने पैकेज के अंदर।
इसके अंदर एक नई क्लास बनाते हैं, लेट्स कॉल इट कंस्ट्रक्टर्स, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कंस्ट्रक्टर नहीं बोलते इसको, माई कंस्ट्रक्टर बोलते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो ये क्लास बनाई मैंने माई कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसमें मेन फंक्शन भी चाहिए, इसको हटाते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं इसे, ठीक है। तो ये माई कंस्ट्रक्टर नाम की मैंने क्लास बना लिया। अब इस क्लास का अगर मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना है तो मैं कैसे बना सकता हूँ? तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको कंस्ट्रक्टर को एक फंक्शन की तरह ट्रीट करना है, बस उसका कुछ रिटर्न टाइप नहीं होगा और उसका जो नाम होगा वो क्लास के नाम के इक्वल होगा, ठीक है। तो माई कंस्ट्रक्टर फंक्शन, उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस, सॉरी एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस। तो इसके अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्टर की जो बॉडी होगी वो डिफाइन होगी। तो अगर आपको चेक करना है कि हाँ कंस्ट्रक्टर कॉल तभी हो रहा है जब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो उसको चेक करने का क्या तरीका है? तो उसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रिंट कराते हैं हम, ऑब्जेक्ट इज नाउ क्रिएटेड, ठीक है। और ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई कंस्ट्रक्टर का, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू माई कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट बनाया माई कंस्ट्रक्टर क्लास का और उसके अलावा कुछ भी नहीं लिखा मैंने, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसे अगर हम रन करेंगे तो यहाँ लिखा आता है ऑब्जेक्ट इज नाउ क्रिएटेड, ठीक है। तो ये क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया, ये न्यू कीवर्ड का मतलब है कि आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब आपका एक ऑब्जेक्ट नया बन रहा है, न्यू कीवर्ड का मतलब ये है। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना तो उस टाइम पे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ठीक है। तो बेसिकली आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि न्यू के बाद जो भी मैंने लिखा है यहाँ पे वो एक तरीके से कॉल हो रहा है, ठीक है। ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जब भी अगर आपको समझना है कि कंस्ट्रक्टर किस तरीके से कॉल हो रहा है तो आपको हमेशा बस ये याद रखना है कि न्यू के बाद जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे वो आपका एक तरीके से मेथड की तरह कॉल हो रहा है, ठीक है। तो आपने लिखा माई कंस्ट्रक्टर, तो माई कंस्ट्रक्टर कौन सा वाला मेथड है? ये वाला। तो ये वाला आपका कॉल हो गया। इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। तो आगे बढ़ते हैं यार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लिखा हुआ है अब नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो इफ अ जावा कंस्ट्रक्टर डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर्स इट इज अ नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर अगर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहा अपने अंदर, तो उसको हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर देखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ये माई कंस्ट्रक्टर जो है वो एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। क्यों? क्योंकि ये अपने अंदर कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहा, क्योंकि इसे हम फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो फंक्शंस पैरामीटर्स लेते हैं। उसी तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर ये कुछ पैरामीटर्स नहीं ले रहा है तो इसको एक नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो आपके जो ऑब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं उनको इनिशियलाइज करने के काम में आता है ना। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से वो काम करता है, कि किस तरीके से हम जब भी क्लास का नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं क्या करूँगा यार, एक ना नई क्लास बना लेते हैं। लेट्स से एक क्लास बनाते हैं व्हीकल, ठीक है। व्हीकल क्लास बनाते हैं एक, तो क्लास व्हीकल, तो इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं व्हील्स, ठीक है। तो इंट व्हील्स, क्योंकि व्हीकल्स के अंदर व्हील्स होते हैं तो ये बताएगा कितने व्हील्स हैं उसके अंदर, ठीक है। 2 व्हीलर होता है, 3 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है ना। उसके बाद हम इसका बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, तो व्हीकल, ये बन गया व्हीकल का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके अंदर अब हमें उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना है, जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं उसको इनिशियलाइज करना है। तो उसको इनिशियलाइज करने का मतलब ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितने भी इसके अंदर स्टेट्स हैं, उनको हम चाहें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बजाय कुछ और दे सकते हैं, ठीक है। एक बार इसी नॉर्मल प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर मैं व्हीकल का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, एक व्हीकल v1 इक्वल्स टू न्यू, v1 नहीं देते, इसको देते हैं कार इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, ठीक है। और प्रिंट कर लेते हैं कार डॉट व्हील्स, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि इसके अंदर क्या होगा। तो व्हीकल का जैसे ही मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो मैंने अभी तक इसको बताया ही नहीं है कि व्हीकल के अंदर जो व्हील्स हैं वो कितने हैं। तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0, इंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। तो व्हील्स जो होंगे वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे, ठीक है। इसे रन करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे लिखा आएगा 0, ठीक है।
0 व्हील्स हैं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने आपको बताया था कि हम चाहें तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम पे इस व्हील्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर पिछले वाले एग्जाम्पल, अगर हम कंस्ट्रक्टर ना होते हमारे पास, तो हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे होते इस प्रॉब्लम को। तो हम क्या करते, यहाँ पे आते, ऑब्जेक्ट बना लिया, कार डॉट व्हील्स इक्वल्स टू 4 लिख दिया। तो यहाँ से हम इसको ऐसे करके इनिशियलाइज कर रहे होते कि व्हील्स जो है वो 4 हो गए। लेकिन हम नहीं चाहते, हमें पहले ही पता है कि ये कार नाम का व्हीकल बन रहा है, तो हमें पहले ही पता है कि कार के अंदर 4 व्हील्स होंगे। तो हम उसको ऐसे ना करके हम क्या करेंगे, इसे कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देंगे कि जो व्हील्स होंगे आपके वो 4 होंगे। इससे क्या होगा, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे इस क्लास का, तो आपके 4 व्हील्स अपने आप तैयार रहेंगे कि 4 व्हील्स इसके अंदर पहले से ही हैं। तो अगर आप मल्टीपल कार के ऑब्जेक्ट्स बना रहे हो कि एक कार का ऑब्जेक्ट लिया, फिर दूसरी कार का, फिर तीसरी कार का, चौथी कार का, आपको सब में पता है कि 4 व्हील्स होने वाले हैं उनके अंदर, तो आपको बार बार उसके अंदर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं कि हाँ इसके 4 व्हील्स हैं, इसके भी 4 व्हील्स हैं, इसके भी 4 व्हील्स हैं। अपने आप ही वो जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा, क्रिएट होगा, उसके 4 व्हील्स बन के तैयार होंगे। ठीक है, तो इसका ये फायदा भी होता है। तो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया व्हील्स इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे बनाया मैंने व्हीकल कार इक्वल्स टू न्यू व्हीकल। तो जैसे मैं ये करूँगा न्यू व्हीकल, वैसे ये कॉल होगा, और जैसे ये कॉल होगा व्हीकल, वैसे वो बता देगा कि अच्छा तुम्हारे जो व्हील्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है वो हमने पहले ही इनिशियलाइज कर दिया 4 से। उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे तो वहाँ पे 4 व्हील्स प्रिंट होंगे। देखते हैं, इसको रन करते हैं, तो यहाँ पर लिखा रहा है 4 व्हील्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर अब मैं दूसरी भी कार बनाता हूँ, कमांड सी कमांड वी, तो यहाँ पे अगर मैं कार 2 बनाता हूँ, तो इसके भी 4 व्हील्स अपने आप बने होंगे पहले से ही, और जितनी मर्जी मैं कार्स बनाऊंगा, इसके ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, उनके 4 व्हील्स पहले से डिफाइंड होंगे। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करूँगा कार 2 डॉट व्हील्स, तो उसके भी 4 व्हील्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, जब भी आपके ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करने के काम में आता है आपका कंस्ट्रक्टर। क्योंकि आपको पता है जैसे ही ये न्यू कीवर्ड कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होने वाला है, तो उसके बाद हम इजीली उसके अंदर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, जिसके अंदर हम कोई भी पैरामीटर्स पास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमने इस पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी पास नहीं किया, तो ये आपका नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को मूव करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसके अंदर। अगर आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, अगर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया क्लास के अंदर, तो क्या आप एक नया ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो। लास्ट वीडियो में जो हमने बात की थी डॉग की और कैट की, उसके अंदर तो हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी हम उनका ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे, है ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिफाइन किया अपनी क्लास के अंदर, तब जावा का जो कंपाइलर है वो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा ही देगा। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के देगा। और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है। ठीक है, अगर मैं व्हील्स इक्वल्स टू 0 कर दूंगा, मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है सारी आपकी स्टेट की वैल्यूज को और उनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे देता है। अगर वो इंट, लॉन्ग, डबल ये सब है तो उनको 0, 0.0, 0L ऐसी वैल्यूज देगा। अगर वो बूलियन है तो उसको फॉल्स वैल्यू देगा। अगर वो कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको नल पॉइंट कराएगा। ठीक है, तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। ये देख रहे हो, ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता। वो कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं होता, वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने जब यहाँ पे व्हील्स इक्वल्स टू 4 लिखा, तो एक तरीके से हम जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हम अपनी कस्टमाइजेशन लगा रहे हैं कि हाँ व्हील्स जो होंगे वो 0 नहीं होंगे, वो 4 होंगे। तो ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। तो अगर मैं इसको उड़ा भी देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ, तब भी ये काम करेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब बाय डिफॉल्ट जो होगी व्हील्स की वैल्यू वो 0 होगी। तो अगर हम इसे अब रन करते हैं तो अब 0 व्हील्स हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी भी जो कंस्ट्रक्टर था वही वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है। तो जब आपने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया तो आपका कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा जो कि ऐसा होता है। ठीक है, जो कि ऐसा होता है। ये समझ में आ गई बात आपको कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो अब जरा मूव करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की तरफ। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होता है? तो जब आप अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करने लग जाते हो, तो उसे हम कहते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर आप इस एग्जांपल में देखोगे तो हम यहाँ पे व्हील्स इक्वल्स टू लिख रहे हैं 4। ठीक है, कि व्हीकल के जो व्हील्स होंगे वो 4 होंगे। बट क्या ये ट्रू है हर केस में? क्या हर व्हीकल के व्हील्स जो होते हैं वो 4 ही होते हैं? नहीं ना, कुछ व्हीकल्स के 2 व्हील्स होते हैं, कुछ के 3 होते हैं, कुछ के 4 होते हैं। ठीक है, कुछ के 6, 8 ऐसे ऐसे होते हैं। तो अगर हम चाहें
तो यहाँ पे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि हम बोल सकते हैं कि नहीं, हमें 4 व्हील्स नहीं चाहिए, हमें ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप बता दो कि कितने व्हील्स होंगे उसके, और हम उस हिसाब से इसके व्हील्स सेट कर देंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा, जिसके अंदर आप अपनी वैल्यू बता सको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम ही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पैरामीटर इसमें पास कर देते हैं एक पैरामीटर की इंट नंबर ऑफ व्हील्स। ठीक है, तो ये इंट नंबर ऑफ व्हील्स पास कर दिया हमने। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा इसका, तो यहाँ पे नंबर ऑफ व्हील्स पास करना जरूरी होगा। और जब ये नंबर ऑफ व्हील्स पास कर दिया तो हम इसको इस व्हील्स के अंदर डाल देते हैं कि जो व्हील्स होंगे वो इस नंबर ऑफ व्हील्स के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है जैसे मैं एक व्हीकल बना रहा हूँ तो मैं उसको बता रहा हूँ कि कितने व्हील्स होने चाहिए उस व्हीकल के अंदर, और वो हम यहाँ पे इस व्हील्स के अंदर जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर सेट करते हैं कि इतने व्हील्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैं एक नया व्हीकल बनाऊंगा तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने व्हील्स होने वाले हैं। तो मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा कि अच्छा ये कार है तो इसके अंदर 4 व्हील्स हैं। लेट्स से ये कार नहीं है, सेकेंड वाली ये स्कूटी है, तो स्कूटी के अंदर 2 व्हील्स होते हैं। तो यहाँ मैं बताऊँगा कि अच्छा इसके अंदर 2 व्हील्स हैं। तो मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ 4 है, यहाँ पे 2 है। तो ये जो नंबर ऑफ व्हील्स हैं ये यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो जब हम इनको प्रिंट कराएंगे तो लेट्स से कार डॉट व्हील्स प्रिंट कराऊंगा मैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो कार के अंदर तो 4 व्हील्स है अभी भी, लेकिन अगर मैं प्रिंट कराऊंगा स्कूटी डॉट व्हील्स तो अब यहाँ पे आपके 2 व्हील्स हैं। तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर से क्या फायदा होता है कि आप इनको कस्टमाइज कर सकते हो, नए नए ऑब्जेक्ट के हिसाब से नई नई वैल्यूज पास कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर यूज करोगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, जो आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप बना रहे हो, तो सबकी जो स्टेट होगी, इनिशियल स्टेट होगी, वो सेम नहीं होगी, सबकी अलग अलग कुछ कुछ स्टेट होगी। ठीक है, तो उस केस में आप वहाँ पे पैरामीटर पास करोगे, उसको बताओगे कि अच्छा ये स्टेट है तो ये पैरामीटर्स है तो उसकी ये स्टेट होगी। ठीक है, तो एक और चीज़ कर सकते हो यार कि हमेशा तो नहीं होता ना कि जो व्हील्स होंगे वो, मतलब व्हील्स तो आपके हमेशा डिपेंड करेंगे कि हाँ कौन सा व्हीकल है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हर व्हीकल के लिए कांस्टेंट होंगी, है ना। तो व्हील्स तो यार आपके डिफाइन होते हैं कि किस टाइप की आपकी व्हीकल है। अगर आपकी कार है तो 4 व्हील्स हैं, स्कूटी है तो 2 व्हील्स है ना। लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो आपकी हमेशा आप चाहते हो कि कॉन्स्टेंट रहें, तो उनको आप ऐसे पैरामीटराइज नहीं करोगे। तो आपको अगर पता है कि ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी हर व्हीकल के अंदर, तो उसको आप पैरामीटराइज नहीं करोगे, उसको आप पास नहीं करोगे। जैसे कि हेडलाइट्स सबके अंदर 2 ही होती है ना, तो इंट हेडलाइट्स, तो हम यहाँ पे चाहें तो इस हेडलाइट्स को बोल देंगे कि हेडलाइट्स जो होंगी वो हमेशा 2 होंगी। तो यहाँ पे क्या होगा, हेडलाइट्स हर व्हीकल के केस में 2 आएंगी अब। ठीक है, तो बेसिकली वो चीज़ें पास करनी चाहिए पैरामीटर्स के अंदर जो आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट है, कि अगर ऑब्जेक्ट चेंज होगा तो ये इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो उनको हमें यहाँ पैरामीटर में पास करना होता है। हमें यहाँ पे पता है कि अगर कार होगा तो नंबर ऑफ व्हील्स चेंज हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमने नंबर ऑफ व्हील्स को पास किया हुआ है। ठीक है, तो एक हो गई ये चीज़ कि नंबर ऑफ व्हील्स। एक और चीज़ होती है यार, एक होता है दिस कीवर्ड। ठीक है, उसको देख लेते हैं वो कैसे यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नंबर ऑफ व्हील्स आपने यहाँ बता दिया कि जो व्हील्स होंगे वो नंबर ऑफ व्हील्स के इक्वल होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आपने एक नया वेरिएबल का नाम बनाया नंबर ऑफ व्हील्स। कई बार आपको सेम नाम रखना है कि ये जो यहाँ पे व्हील्स हैं वो सेम ही नाम होना चाहिए। नंबर ऑफ व्हील्स और व्हील्स में कन्फ्यूजन हो सकती है, मतलब यहाँ तो नहीं हो रही, लेकिन काफ़ी सारे केस होंगे जहाँ पे आप चाहते हो कि जो वेरिएबल्स के नाम हो वो दोनों जगह सेम हो, मतलब जो यहाँ पैरामीटर में पास हो रहा है और जो एक्चुअल वेरिएबल है वो दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ भी मैंने व्हील्स पास कर दिया, यहाँ भी व्हील्स पास कर दिया। तो यहाँ देख रहे हो ये वाला जो पहला वाला व्हील है वो तो ये वाला है, लेकिन दूसरा वाला व्हील है वो क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे भी व्हील लिख देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों के दोनों जो व्हील्स होंगे वो ये वाले व्हील्स होंगे। ये जो यहाँ पे पैरामीटर पास किया देख रहे हो, ये पहले वाला व्हील भी और दूसरे वाला व्हील दोनों के दोनों जो पैरामीटर में पास हुए हैं वो होंगे। तो इसको पता कैसे चलेगा कि मुझे इस वाले व्हील्स की वैल्यू सेट करनी है। आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक वार्निंग भी आ रही है मुझे, उसमें लिखा था असाइनमेंट टू वेरिएबल व्हील्स हैज़ नो इफेक्ट। आप क्या कर रहे हो, व्हील्स को ले रहे हो, उसको व्हील्स में असाइन कर दे रहे हो। मतलब इसी वाले व्हील्स को ले रहे हो और इसी वाले व्हील्स की वैल्यू इसी वाले व्हील्स में असाइन कर दे रहे हो। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये वाला जो व्हील्स मिल रहा है उसकी वैल्यू एक्चुअली इस वाले व्हील्स में असाइन हो, जो नया ऑब्जेक्ट बन रहा है उसके अंदर असाइन हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि भाई ये जो व्हील है पहले वाला ये वाला व्हील है, ऊपर वाला व्हील है। तो हम वो कैसे बताएंगे, वो हम दिस कीवर्ड का यूज़ करके बताएंगे कि दिस। तो दिस कीवर्ड क्या करता है, दिस कीवर्ड जो अभी करंट दिस ऑब्जेक्ट जो अभी करंट ऑब्जेक्ट बन रहा है उसको रेफरेंस करता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, तो जैसे सपोज आपने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मेमोरी के अंदर,
तो यहाँ पे कुछ व्हील्स करके प्रॉपर्टी होगी इसकी, ठीक है। तो दिस कीवर्ड क्या करेगा, दिस कीवर्ड जब ये वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है उस केस में दिस कीवर्ड इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अपने पास लेके रखेगा, ठीक है। तो जब मैंने लिखा दिस डॉट व्हील्स, इसका मतलब मैं इस वाले की व्हील्स की बात कर रहा हूँ, मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा व्हीकल व्हील्स ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। यहाँ पे इंट आ जाएगा। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ कि दिस डॉट व्हील्स, मतलब ये वाला जो व्हील्स है, ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी तुम इस वाले के बराबर कर दो, व्हील्स के बराबर। तो ये मुझे दिस क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे ये जो नाम है इसको मैं सेपरेट नहीं कर रहा, तो नाम को मैं यही नाम रखना है। तो ये वाले व्हील्स का नाम और ये वाले मतलब जो नाम है वेरिएबल का नाम है मैं सेम रखना चाहता हूँ। तो उस केस में मुझे बताना पड़ेगा, डिस्टिंक्शन देनी पड़ेगी कि मैं किस वाले व्हील की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अब दो व्हील्स हो गए सेम नाम के हो गए, तो इसे बताना पड़ेगा कि मैं इस करंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो दिस बेसिकली आपका जो करंट ऑब्जेक्ट होता है उसको पॉइंट कर रहा होता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि दिस क्या होता है, दिस कीवर्ड क्या होता है जावा के अंदर। तो दिस कीवर्ड बेसिकली आपके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है, जिसकी आप बात कर रहे हो उसके करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा होता है दिस कीवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि दिस डॉट व्हील्स इक्वल्स टू व्हील्स, इसको भी रन करोगे आप तो सेम वही चीज़ होगी। तो आपने यहाँ पे प्रिंट किया स्कूटी के व्हील्स, तो आपके स्कूटी के दो ही व्हील्स हैं। तो यार आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब आता है आपका कंस्ट्रक्टर्स ओवरलोडिंग। तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग क्या था कि आप सेम नाम के मल्टीपल मेथड्स बना सकते हो, बस उनका आप सिग्नेचर अलग रखो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है कि सिमिलर लाइक मेथड ओवरलोडिंग यू कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर्स इफ टू और मोर कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट इन पैरामीटर्स। तो अगर आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो जिनके पैरामीटर्स जो है वो डिफरेंट हैं, तो आप कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी इजीली कर सकते हो जावा के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, ये टेस्ट क्लास है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर तो ऐसा है जो कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है आपका, जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, और एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना रखा है मैंने यहीं पे जिसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट है इंट। ऐसे आप मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जिसके अंदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स जो पास किए हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो आप जितने मर्जी कंस्ट्रक्टर्स वहाँ पे बना सकते हो, तो उसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। सिमिलर टू मेथड ओवरलोडिंग, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि सपोज करो कि यहाँ पे व्हील्स है, यहाँ पे हेडलाइट्स हैं, उसके बाद लेट्स से कलर है, स्ट्रिंग कलर। तो कई बार आपको पता है अगर आपकी फैक्ट्री में नया व्हीकल बन रहा है तो आपको पता है कि इस व्हीकल का कलर क्या होगा, कि इस व्हीकल का कलर रेड होगा या ब्लू होगा, ठीक है। लेकिन कई बार आपको नहीं पता होगा कि इस व्हीकल का कलर क्या है, कि सपोज आपने एकदम उसको वाइट बना के छोड़ दिया और जब कोई नया कस्टमर आएगा तब वो बताएगा कि हाँ इस व्हीकल का मुझे ये कलर चाहिए, ठीक है। तो आपको शुरुआत में नहीं पता कि जो व्हीकल का कलर होगा वो क्या होगा। कई बार आपको पता होगा, कई बार आपको नहीं पता होगा। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप एक बार तो जब आपको पता होगा कि कलर ये है तब आप कलर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे। जब आपको नहीं पता कि कलर क्या है तो उस केस में आप बिना कलर वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे। मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाओगे, तो आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाओगे यहाँ पे व्हीकल, तो उसके अंदर आपको पहले व्हील्स बताने पड़ेंगे कि कितने व्हील्स होंगे उसके अंदर, उसके बाद आप बताओगे कि इसके अंदर कलर क्या है इसका। तो ये दो अलग अलग कंस्ट्रक्टर हैं, देख रहे हो, ये एक कंस्ट्रक्टर है जो सिर्फ व्हील्स एक्सेप्ट करता है और दूसरा वाला जो है वो व्हील्स के साथ साथ आपके कलर भी एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपको पता है कि कलर क्या होने वाला है इस व्हीकल का तो आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे जब आप उसको बताओगे कि व्हील्स 4 हैं, कलर रेड है। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि कलर क्या है तो उस केस में आप ये वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो। तो इसको कहते हैं हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बता देंगे कि दिस डॉट व्हील्स इक्वल्स टू व्हील्स और दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो व्हील्स होंगे वो ये होंगे, कलर होंगे ये होंगे, और जो हेडलाइट्स हैं वो सेम टू सेम ऊपर की तरह, क्योंकि हेडलाइट्स हम कांस्टेंट बोल रहे हैं, वो आपकी 2 होंगी, ठीक है। तो व्हील्स होंगे व्हील्स और कलर्स होंगे कलर्स के इक्वल, और ये हो जाएंगे हेडलाइट्स होंगी 2। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल बना दिए हैं व्हीकल के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं, और इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो अगर हमें नहीं पता स्कूटी का, जैसे यहाँ पे हमें इस कार और स्कूटी का नहीं पता हमें कलर क्या होगा, तो हमने यहाँ पे इनको बिना कलर दिए इनिशियलाइज किया। यहाँ पे देखो सिर्फ मैंने 4 पास किया, इसका मतलब सिर्फ नंबर ऑफ व्हील्स पास कर रहा हूँ मैं, इसमें कलर पास नहीं कर रहा। लेकिन सपोज मेरे पास एक नया ऑर्डर आता है व्हीकल का कि एक आपको एक नया व्हीकल बनाना है, लेट्स से ई रिक्शा, और उसको देना है आपको कलर येलो। मैं बोलूँगा ठीक है। तो व्हीकल इस व्हीकल के अंदर आपके नंबर ऑफ व्हील्स होंगे 3
और इसके अंदर जो कलर होगा वो होगा येलो। तो उस केस में अगर आप यहाँ पे प्रिंट करोगे, व्हील्स इसके इतने होंगे एंड कलर इक्वल्स टू ई रिक्शा डॉट कलर। ठीक है, तो अगर हम इसे अब प्रिंट करते हैं तो यहाँ आपके बोल रहा है ये 3 व्हील्स एंड कलर इक्वल्स टू येलो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमें पता था कि ई रिक्शा का कलर जो है वो येलो होने वाला है, हमें पहले से ही पता था। तो हमने वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जिसके अंदर हमने कलर भी पास किया हुआ है। ठीक है, सिमिलर टू मेथड ओवरलोडिंग। तो जैसे आपको बताया था कि अगर आपको समझना है इसे तो आप कैसे समझ सकते हो कि जो न्यू के बाद जो कॉल हुआ है, तो न्यू के बाद क्या कॉल हुआ है, एक ऐसा मेथड जिसके अंदर आपके इंट पास हो रहा है और स्ट्रिंग पास हो रहा है। वो कौन सा वाला मेथड है, वो ये वाला मेथड है जिसके अंदर इंट और स्ट्रिंग पास हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे हवर करूँगा और कमांड या कंट्रोल पे क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे इस वाली डिक्लेरेशन पे जा रहे हो व्हीकल की, लेकिन अगर इस वाले पे क्लिक करूँगा तो आप जो विदाउट कलर वाली डिक्लेरेशन है उस पर जा रहे हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि व्हीकल्स जो क्लास बनाई है उसके अंदर आप कैसे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कर सकते हो। अब एक और चीज़ होती है यार जो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन आता है कई बार, कि कई बार इंटरव्यूअर भी पूछ लेता है कि अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया किसी क्लास का, तब क्या आप एक उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, एक ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, तो अब आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। इस बात को याद रखना आपको कि अगर जैसे ही आपने एक अपना तरफ से कंस्ट्रक्टर बना दिया है तब उसके बाद आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे बोलो कि भैया मैं ऐसा करता हूँ, मुझे नहीं पता इस व्हीकल के व्हील्स कितने हैं, मुझे नहीं पता इस व्हीकल की वो कितने हैं, कलर्स कितने हैं, लेकिन मैंने कंस्ट्रक्टर में बना रखा है, तो जावा बोलेगा नहीं आपको ये अलाउड नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम एक व्हीकल बनाता हूँ, न्यू व्हीकल, और मैं यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करूँगा, तो ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे देगा। तो आपका ये एरर क्या आ रहा है, द कंस्ट्रक्टर व्हीकल इज अनडिफाइंड। तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि जो कंस्ट्रक्टर व्हीकल है कौन सा वाला, जिसके अंदर आपने कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ, जिसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ, वो वाला अभी अनडिफाइंड है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपनी तरफ से एक कोई भी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है क्लास के अंदर, तो आप उसके बाद डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। अगर आपको कॉल करना है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कई केसेस ऐसे होंगे जिसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, कई केस ऐसे होंगे जिसमें मुझे नहीं पता व्हील्स भी क्या होंगे शुरुआत में ही, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से एक बार डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ सबसे ऊपर और यहाँ पे एक अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ कि ये होगा मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो भले ही मैं इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर चाहे कुछ भी नहीं कर रहा, लेकिन अब ये कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद मैं यही चीज़ कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी है यहाँ पे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमने ओवरराइड नहीं किया, यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी भी यहाँ पर है। तो ऐसा करने के बाद आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर जंप कर जाओगे कि हाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो रहा है इस केस में। अगर आप ये हटा दोगे, जैसे मैंने पहले कहा था, इसको अगर आप हटा दोगे तो उस केस में ये चीज़ एरर दे देगी कि भाई ये कहाँ पर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो आपने ओवरराइड कर दिया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कॉल ही नहीं कर सकता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यार कि जब आपने कंस्ट्रक्टर्स बना लिए हैं तो क्या आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, तो उसका आंसर है नो, आप नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आपको क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके अपना इसको बना देते हैं। जब इसको बना देंगे तो ये अब इजीली कॉल कर सकते हैं। तो ये सब था यार आपके कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे पैकेजेस एंड एक्सेस मॉडिफायर्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और एक्सेस मॉडिफायर के बारे में बात करने के बाद हम कंस्ट्रक्टर्स के अंदर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सिंगलटन क्लास, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए यार आपको कोडिंग की प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय।